क्या समझे थे? नहीं लौटेंगे। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पहले आप सबका हमारा लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आप सबका हालचाल पूछ लेते हैं। तो हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है आरसी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का यह हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक विचार क्या थे, उनके पॉलिटिकल थॉट क्या थे, उसके ऊपर हमारा यह लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। और लेक्चर नंबर 1 में हमने इनके जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ लिया था कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे। थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ इनके जीवन परिचय के बारे में। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म था वो 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब्यारा नामक स्थान के ऊपर हुआ था। और अगर इनके पिताजी की बात की जाए तो इनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और उनके पिताजी का नाम तो जो था वो हर्षु दयाल सिंह था और इनकी माता जी का नाम जो था वो फूला देवी था। और उनकी शादी भी हो गई थी और उनकी पत्नी का नाम था वो परवा देवी था। तो पूरी डिटेल जीवन परिचय में इस वीडियो में नहीं देने वाला हूं, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2 को, कि जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक विचार क्या थे। आज की क्लास ये हमारी शायद थोड़ी सी लेंथली हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इनके टोटली पॉइंट पर डिस्कस न करते हुए इसके 1-2 पॉइंट पर ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को ही कवर कर जाएंगे। तो ठीक है, राजनीतिक अगर विचार की बात की जाए तो पहला था इनका समाजवाद की धारणा, यानी समाजवाद के प्रति इनके क्या विचार रहे थे, समाजवाद के प्रति इनकी क्या क्या थिंकिंग थी, क्या थॉट थे इनके, उसके ऊपर है। ठीक है, दूसरा इनका था कि राष्ट्रवाद की अवधारणा, यानी राष्ट्रवाद के प्रति इनके क्या विचार रहे थे। यानी ये पॉइंट जो है वो राजनीतिक विचार जो है, राजनीतिक विचार के ये कुछ एक पॉइंट है जिनके अंदर ही राजनीतिक विचार के अंदर आ जाते हैं। यानी राजनीतिक विचार, जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक विचार के अंदर उनके समाजवाद की क्या धारणा रही थी, जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक विचार में राष्ट्रवाद की क्या धारणा रही थी, इस तरीके से ये पॉइंट है। तो क्या लमसम पॉइंट जो मैंने लिख रखे हैं मेन पॉइंट, जैसे समाजवाद की अवधारणा होगी, राष्ट्रवाद की अवधारणा होगी, आधुनिक लोकतंत्र पर विचार, यानी आधुनिक जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, आपको पता है डिटेल में हम बाद में करने वाले हैं। लोकतंत्र पर इनके क्या विचार रहे थे, दलविहीन प्रजातंत्र संधि विचार, यानी दलविहीन प्रजातंत्र संधि इनके क्या विचार रहे थे, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ राजनीतिक विचार के ही पॉइंट पर। एक आता है केंद्रीकरण संधि विचार इनके क्या रहे थे, दूसरा विकेंद्रीकरण संधि इनके क्या विचार रहे थे। फिर पंचायती राज के ऊपर आ जाता है कि पंचायती राज संधि इनका पंचायत के प्रति इनके क्या विचार रहे थे। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक तौर के ऊपर बात चल रही है, यानी राजनीतिक तौर पर ये पंचायती राज के प्रति क्या विचार रखते थे। उसके बाद बात की जाए सर्वोदय संधि विचार, यानी सर्वोदय के प्रति इनके राजनीतिक विचार क्या रहे थे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा समग्र क्रांति संधि विचार, यानी समग्र क्रांति क्या थी, इसके प्रति इनके क्या विचार रहे थे, इनका अर्थ क्या, इसके ऊपर हम पूरी डिटेल के अंदर आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन शायद ये लेक्चर राजनीतिक विचार के अंदर, क्योंकि ये पूरा कवर करने वाले हैं तो काफी लेंथली चली जाए, इसलिए हम इसके अंदर 1-2 पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लेंथली ना जाए और आप भी अच्छे तरीके से समझ जाए। क्योंकि वीडियो लेंथली लेके जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने का मजा नहीं आने वाला है। इंटरेस्ट से जब तक पढ़ेंगे तब तक ये आनंद आएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा है। यानी हम समाजवाद की अवधारणा की अगर चर्चा करें तो ये काफी लेंथली हो जाएगा, इसके ऊपर ही हमारा लगभग 15-20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो पहले हम इन 2 पॉइंटों को ही करने वाले हैं आज की इस लेक्चर के अंदर, यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा और समाजवाद की अवधारणा, इन 2 पॉइंटों को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सारे पॉइंटों को ही डिस्कस कर लेंगे जहां तक हम संभव होगा, यानी या एक और लेक्चर बना लेंगे, यानी 2-3-4 क्लासों के अंदर हम पूरी कवर कर जाएंगे इस चैप्टर को। क्योंकि हम इस चैप्टर को यानी राजनीति के इसके विचार को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका अलग से एक पॉइंट दिया गया है, यानी समाजवाद की अवधारणा का एक अलग से पॉइंट है, तो उसको हम इसी में कवर कर जाएंगे ताकि हमें 2-2, 3-3 बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो समाजवाद की अवधारणा के ऊपर हम बात कर रहे थे कि समाजवाद की अवधारणा क्या रहती है, तो इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में ही चर्चा कर लेते हैं। तो हम जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार के अंदर पहले पॉइंट को अगर कवर करें, यानी समाजवाद अवधारणा को, समाजवाद प्रति उनकी क्या विचारधारा थी, क्या उनके मतलब अवधारणा थी, इसके अंदर कुछ पॉइंटों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इनका पॉइंट जो था वो ये था कि समाजवाद सामाजिक पुनर्रचना का दर्शन, यानी समाजवाद सामाजिक पुनर्रचना का
दर्शन। तो इसके अंदर आपको पहले बता दूं कि आपको ऐसे तो जानते ही हैं कि जयप्रकाश नारायण समाज के प्रति कितना प्रेम रखते थे। एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने कितने आंदोलनों में न जाने भाग लिया है, एक अच्छा समाज को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उनका कहना था कि एक अच्छे समाज की स्थापना, उनका अपने एक्सपीरियंस से कहना था कि एक अच्छे समाज की स्थापना कब की जा सकती है, जब हमारे जो देश में आर्थिक और सामाजिक, यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से जो असमानता पाई जा रही है उसको अगर हम खत्म कर देंगे तो अपने इस देश से हम गरीबी को हटा सकते हैं। असमानता को, अगर असमानता को खत्म करेंगे तो भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं, खत्म किया जा सकता है। अदरवाइज एक अच्छे समाज की कल्पना करना भी हमारे लिए सही नहीं होगा। यानी एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, असमानता को खत्म करना पड़ेगा, आर्थिक और सामाजिक असमानता को खत्म करना पड़ेगा। किस तरीके से कि उनका कहना का मतलब था कि जैविक असमानता की बातें नहीं की जा रही है। उनका यह भी कहना था कि जैविक यानी जो खाने पीने की वस्तुएं उन्हीं की नहीं की जा रही है। उनका कहने का तात्पर्य जो समाज में उत्पादन के जो साधन पाए जा रहे हैं उनका जो असमान से बंटवारा किया गया है उन्हें समान रूप से बंटवारा करना होगा, तब जाकर मतलब एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। यानी उत्पादन के जो साधन है वो आप जानते हैं किसी के पास तो बहुत अधिक है और कोई वंचित है मेरे जैसा। उनका कहने का मतलब यही था कि उन्हें समान रूप से ही सबके पास इक्वल होंगे तो ही एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। दूसरा पॉइंट उनका क्या था कि असमानताओं को दूर करना। समाजवाद की विचारधारा में दूसरा पॉइंट उनका था कि असमानताओं को दूर करना। तो इसके ऊपर बड़ी बड़ी बातों में हम डिस्कस तो पहले पॉइंट में कर चुके हैं कि समाज के अंदर की असमानता को अगर हम दूर करेंगे तो ही एक अच्छे समाज की स्थापना होगी। लेकिन उनका एक पॉइंट और भी कहना था। उनका क्या कहना था कि असमानता को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है कि भारत के अंदर एक अच्छे समाज की स्थापना तब नहीं हो सकती कि भारत के अंदर बड़े बड़े उद्योग लगा दिए जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा कर दिया जाए तो एक भारत एक विकसित देश नहीं बन जाएगा, एक अच्छा समाज नहीं बन जाएगा। बल्कि भारत के अंदर छोटे छोटे क्या है, भारत के अंदर छोटे छोटे उद्योग हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों के पास होने चाहिए, बहुत व्यक्तियों के पास होने चाहिए, तो ही एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बड़े बड़े उद्योग लगाने से तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, नौकरशाही के हाथ बढ़ जाएंगे, यानी इससे तो मतलब एक तरीके का अच्छे समाज नहीं बनने वाला है, असमानता फैल जाएगी एक तरीके की। एक अच्छा समाज तब होगा जब छोटे छोटे उद्योग पूरे भारत में हो जाए, छोटे छोटे उद्योग बहुत बड़ी संख्या के अंदर, तब हो सकता है। इस तरीके से तीसरा पॉइंट इनका क्या था कि सहकारी व सामूहिक खेती को दूर करना। सहकारी व सामूहिक खेती को, यानी जयप्रकाश नारायण जी के कृषि के प्रति भी कुछ राजनीतिक विचार रहे थे, कृषि के प्रति भी समाजवादी विचार रहे थे। तो क्या विचार थे उनके कृषि के प्रति? उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो मतलब जमीन को जोतता है, जो जमीन को जोतता है उसी के ऊपर स्वामित्व रहना चाहिए। स्वामित्व यानी हक कह दीजिए। यानी उनका क्या कहने का मतलब था, सिंपल सी दोबारा से समझिए। उनका कहना है कि जो जमीन को जोतता है उसी पर क्या होना चाहिए, स्वामित्व रहना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मान लीजिए एक किसान है, किसी भूमि को जोत रहा है, तो चाहे वो भूमि उसकी है नहीं है लेकिन उसके ऊपर अधिकार है, जो फसल है उससे मिलने वाली, वो उसका हकदार वही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की जाए, इनका कहना था कि सामूहिक रूप से चाहे बाजार रूप से जो एक किसान के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जो एक किसान के ऊपर मतलब टैक्स, मान लीजिए हम ऋण कह देते हैं, ऋण लगाया जा रहा है, उसको खत्म करना होगा, तब एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। दूसरा उनका क्या कहना है कि सामूहिक हो या बाजारी व्यवस्था के रूप से हो, जो किसानों के ऊपर ऋण लगाया जा रहा है, यानी इतना ऋण आपको देना पड़ेगा, उसे खत्म किया जाए तब एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। क्या कहने का मतलब था? और इसके अंदर क्या कहना चाहता था कि उसके अंदर जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि चौथा पॉइंट की तरफ चलते हैं कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किस तरीके से होगा। उत्पादन के साधनों की समाजीकरण तो समाज के अंदर किस तरीके से, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अंदर आपको रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि पूरा किस तरीके से याद रखें। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, अगर आपने जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ा है, तो उसके अंदर सारा हाईलाइट है, उसके अंदर लगभग ही आ जाता है। ये पॉइंट अपने माइंड से भी बनाया जा सकते हैं कि खेती के प्रति क्या विचार थे, असमानता को दूर करना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से,
अलग अलग कितने भी पॉइंट बनाते रहना, उनके समाजवाद के प्रति उनका मूल्यांकन कर देना, अलग टाइप से मतलब कितने भी बनाए जा सकते हैं पॉइंट। पॉइंटों के ऊपर आपको इतना नहीं ध्यान रखना कि पॉइंट पॉइंट याद कर ले, अंदर तो डेफिनेशन कुछ भी लिख दे, नहीं। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो पॉइंट अपनी तरीके से बनाए जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हम उल्टा ही चलते हैं, हमेशा से उल्टा चलते हैं। मैं भी चलता था, मैं क्या करता था, पॉइंटों को याद करता था, डेफिनेशन तो ये सोचता था अपने आप कर लूं। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है तो पॉइंट अपने आप बनाए जा सकते हैं। ठीक है। उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, यानी समाज के अंदर जो उत्पादन के साधन है उनका समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया था, डिस्कस कर दिया था, पीछे पॉइंटों में बता दिया कि जो साधन है यानी कोई भी चीज है तो उसका मतलब किसी एक ही व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकारी रूप का हो चाहे वो निजी रूप से हो, सबका क्या होना चाहिए, बराबर में होना चाहिए। और दूसरा क्या कहा गया, मतलब बैंकों के रूप से हो, परिवहन, उनकी व्यवस्था अच्छे से की जानी चाहिए, ताकि तभी एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। ठीक है। अभी बात करते हैं, हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं, 5वें नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो 5वां पॉइंट क्या है, देखिए 5वां पॉइंट क्या कहता है कि समाजवाद प्राप्ति के साधन, यानी समाज के अंदर जो साधन है, एक अच्छे समाज को एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए जो साधन है उनको प्राप्त किस तरीके से किया जा सकता है, ये कहना चाहता है। तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी का यानी जेपी जी का कहना था कि अगर इन्हें मतलब जो साधन है ये मतलब नैतिक अनैतिक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से या मतलब हिंसात्मक तरीके से हो या अनैतिक तरीके से, इस तरीके से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन्हें किस तरीके से प्राप्त किया जाए, इन्हें लोकतांत्रिक तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, तब एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। क्या कहना था कि इनका कहने का मतलब था कि इन साधनों की प्राप्ति जो अनैतिक हिंसात्मक तरीकों से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीकों से अगर इन्हें प्राप्त किया जाए तो एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। और ये कब हो सकता है, जो दलित वर्ग, गरीब, वो एक मतलब थोड़ा सा शिक्षित हो जाएंगे, जो वह अपनी सरकार को खुद चुनेंगे, अब ऐसा एक दल बनाएंगे, ऐसी एक सरकार का गठन करेंगे जो उनके आर्थिक और सामाजिक रूप से एक अच्छा समाज की स्थापना कर सके। ऐसी सरकार का जब वो गठन करेंगे तब एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। पॉइंट नंबर 6 में क्या कहता है कि राज्य की आवश्यकता, यानी जेपी जी का कहना था कि एक राज्य की आवश्यकता भी होनी जरूरी है, यानी एक अच्छे समाज की स्थापना करनी है कि एक अच्छे समाज की स्थापना करनी है तो राज्य के अंदर क्या है कि एक दल होगा, उसे राज्य की जो शक्तियां हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, उससे राज्य की शक्तियां हैं वो अपने हाथों में लेनी होगी। यानी राज्य की जो शक्तियां हैं अगर वो अपने हाथों में ले लेता है, कोई भी दल राज्य की शक्तियों को अपने हाथों में लेकर, चाहे वो जनता की इच्छा से ले या कोई भी सरकार को नीचे गिरा कर ले, अगर वो अपने हाथों में ले लेगा तो ही एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है, एक अच्छा समाजवाद की स्थापना की जा सकती है, अदरवाइज कभी भी नहीं की जा सकती है। ये इनका इसमें कहना था। और नंबर आखिरी हम बात कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण की समाजवादी विचारधारा का मूल्यांकन, कि लोगों ने इनकी विचारधारा का मूल्यांकन किस तरीके से, यानी देखने का नजरिया था वो किस तरीके से देखा था। तो कई आलोचकों के अलग अलग मत थे, उन्होंने अपनी राय में लिखा है कि जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि समाजवाद के अंदर कि एक लोकतांत्रिक रूप से होना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से, ये मतलब चाहते थे कि मतलब शांतिपूर्वक ढंग से एक समाजवाद की स्थापना हो, जबकि इतिहास इस बात के लिए गवाह है, इस बात के लिए साक्षी है इतिहास इस बात के लिए साक्षी है कि विश्व के अंदर किसी भी देश में शांतिपूर्ण रूप से कभी भी समाजवाद की स्थापना नहीं हुई है। कहने का मतलब क्या है कि चाहे उदाहरण के लिए उन्होंने चीन का दिया है, रूस का दिया है, क्यूबा का दिया है, ऐसे अनदर कंट्रियों के उदाहरण दिए। कहता है कि शांतिपूर्ण रूप से कभी भी एक अच्छे समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। कब तो हो सकती है एक अच्छे समाजवाद की स्थापना, एक करना पड़ेगा, यानी सैद्धांतिक रूप से नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मतलब तब जाके एक सैद्धांतिक तौर से होगा। तो ये थी राजनीतिक विचार जो इनके थे, यानी जेपी जी के राजनीतिक विचार थे। उनका पहला पॉइंट समाजवाद की विचारधारा। तो इसी के अंदर देखो हमारा पहला पॉइंट भी कवर हो गया, समाजवाद संधि उनके अवधारणा क्या थी। दूसरा इसके अंदर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जेपी जी की समाजवाद के प्रति जो विचारधारा उसका व्याख्या कीजिए। तो ये उसकी भी व्याख्या को मैंने इसी पॉइंट के अंदर पूरी कवर कर दी है। चाहे तो आप इसी में कर देना, चाहे
इसमें कर देना। डायरेक्ट 16 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और यही पॉइंट उसी के अंदर करने हैं, यही पॉइंट आपको इसी के अंदर करने हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट के अगर हम चल पड़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या था, राष्ट्रवाद के ऊपर। राष्ट्रवाद की बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट में। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार में हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जिसके अंदर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, राष्ट्रवाद के प्रति है। यानी जयप्रकाश नारायण जी का राष्ट्रवाद के प्रति अपने क्या विचार रहे थे, उसके अंदर हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी भारत के अंदर जेपी जी का मानना था कि अगर वो राष्ट्रवाद को भी मानते थे, उनका कहना था इसके अंदर ये कहना चाहते थे जेपी जी, यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि भारत की जनता हिमाचल में यानी सेतुबंध रामेश्वरम से लेकर कई सदियों से ही धरोहर सांस्कृतिक रूप से चलती आ रही है। इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब सारे एक ही राज्य के थे, नहीं, उन सब में अलग अलग राज्य से, लेकिन सांस्कृतिक रूप से तो एकता पाई जा रही थी। लेकिन वो कहना चाहते थे कहीं न कहीं राष्ट्रीय यानी राजनीतिक तौर के ऊपर भी लोगों के अंदर एक एकता होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं थी। तो इसके प्रति भी उनका ये कहना था कि जिस तरीके से राजनीतिक सांस्कृतिक एकता है, उसी तरीके से अगर राष्ट्रीय एकता यानी सामाजिक एकता पाई जाएगी तो एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छा राष्ट्रवाद बनने वाला है। दूसरा पॉइंट की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीयवाद का आधार उन्होंने इसके अंदर क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद के आधार के अंदर उन्होंने धर्मनिरपेक्ष के ऊपर बहुत अच्छा पॉइंट लिया है कि जिस तरीके हमारे संविधान के अंदर भी धर्मनिरपेक्ष के ऊपर भी बात की है कि राज्य जो है, राज्य को क्या करना चाहिए, धर्म से अलग रखना होगा, यानी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करनी होगी, जिसके अंदर के हम जैसे लोग हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, उसी तरह हमें दूसरों के धर्म का भी पालन करना होगा। हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने धर्म की तो मतलब अच्छे से मानते रहें लेकिन दूसरे धर्म को इज्जत ना दें, हमें दूसरे धर्म को भी क्या होगा, इज्जत देनी होगी, उसे भी अपने धर्म की तरह ही मानना होगा। ठीक है, और हिंदू राष्ट्रवाद का विरोध, उन्होंने हिंदू यानी इस हिंदू राष्ट्रवाद के बहुत कट्टर विरोधी थे इस चीज के प्रति। उन्होंने कहा था कि धर्म को मतलब राज्य से अलग रखना होगा। इस पॉइंट में उन्होंने साफ साफ कहा था कि धर्म को यानी अगर धर्म राज्य के बीच में आया, राज्य में अगर एकता के लोगों की एकता के बीच में आया तो कभी भी ये संभव नहीं होगा, एक अच्छा राष्ट्रवाद नहीं बन पाएगा, एक अच्छे समाज की स्थापना कभी भी नहीं हो सकती है। यानी उनके राजनीतिक विचार ये थे, उनका कहना था कि धर्म को अलग रखो, राज्य को अलग रखो, राज्य के लोग अपने तरीके से काम करें, ये नहीं कि कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कैसे मतलब अपने धर्म को लेकर एक अलग अलग समूह बनाने लग जाए। नहीं, राज्य एक है, राज्य एक है, उसमें रहने वाले लोग सारे एक है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, सभी क्या होने चाहिए, मिलजुल कर रहने चाहिए, तब एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। तो इसके अंदर राजनीतिक विचार जो जेपी जी के राजनीतिक विचार रहे हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है जिनके अंदर ये बहुत अच्छे डिटेल से, यानी उन्होंने एक 1936 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी कि वाई सोशलिज्म यानी समाजवाद क्यों, इसके ऊपर एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्कस की है। ठीक है, तो ये हमारा तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। राजनीतिक विचार जो है इनके, इसके अंदर हम मतलब पहले 2 पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट 16 नंबर में क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश जी के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। बहुत बार आया और इस बार भी आएगा, हर बार आता है तो इस बार भी आएगा, मैं कहता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करें। 2 पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करेंगे सारे पॉइंटों को हम डिस्कस करते, यानी इस वीडियो को ही कंप्लीट कर देंगे और इसी वीडियो के साथ ही लमसम ये चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत रहेगा वो हम अलग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो मैक्सिमम 3-4 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आधे घंटे के 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल इस बुक के इस मतलब BA सेकेंड ईयर के अंदर कितने 4 ही सेमेस्टर 8 ही चैप्टर है। 8 चैप्टर के अंदर मान के चलिए 1 मंथ लग जाएगा। 1 मंथ में आप 6 मंथ इंजॉय कर सकते हो, 5 मंथ इंजॉय कीजिए। 1 मंथ अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, वो भी क्या करना है, एक चैप्टर में अगर 2 घंटे भी लगते तो अगर एक दिन भी आप अच्छे से पढ़ जाओगे ना, मेरी इन सारी वीडियो को एकदम से एक दिन देख लोगे तो आराम से पास हो जाओगे BA सेकेंड ईयर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो ठीक है, थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि वीडियो लेकर आने में काफी टाइम लगा, लेक्चर नंबर 2 में आने में काफी टाइम लग चुका है, लेकिन कारण यही कि मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग की दुनिया में, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर स्टडीज के रिलेटेड वीडियो आ रही है लेकिन उसके साथ साथ हमारे ब्लॉग्स भी आ रहे हैं जिन पर आप खूब प्यार दे रहे हैं, तो वो भी हमारे आते रहेंगे। और पिछली वीडियो तो यार मैंने बनाई उसके ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ने की जगह इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो गए, तो ऐसा मत करें मेरे भाई, उत्साह बढ़ने की जगह नीचे गिर जाता है, वीडियो लेके आने की जगह ना लेके आने का मन करता है, तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।